तो है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से कवर करेंगे कि ऑडिट के ट्रिगरिंग वर्ड्स क्या रहेंगे फॉर रिलेटेड टू आईबीएस। कि अगर जैसे अगर कोई एसक्यूसी वन का क्वेश्चन अगर कोई आईसीए पूछती है, तो हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन केस स्टडी से कि वो एसक्यूसी वन का है। तो एसक्यूसी वन का मेनली जो टारगेट रहेगा ना, वो रेदर देन फ्रॉम ऑडिट, ऑडिट से पहले की जो एक्टिविटीज होती है ना रिलेटेड टू फर्म एंड ऑल द थिंग्स, इट विल फोकस ऑन दैट पार्ट। लाइक इट कैन फोकस ऑन कि उसका उनका फोकस कहाँ रहेगा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर रह सकता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ethical requirement care, acceptance and continuance, and human resources, and the last is the engagement performance। इनका मेन फोकस इन पार्ट्स पे रहता है। इसमें भी पर्टिकुलर उनका क्या रहता है ना, कि जैसे अगर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो उसमें क्या कहेंगे कि मैनेजिंग पार्टनर पार्टनर का फोकस कहाँ पे है। मैनेजिंग पार्टनर और एंगेजमेंट पार्टनर बहुत डिफरेंट थिंग। अगर मैनेजिंग पार्टनर है समवन सुपीरियर अथॉरिटी का, सुपीरियर अथॉरिटीज हमेशा ओवरऑल फर्म लेवल पे बात करते हैं, या कल्चर की, फर्म के अंदर कल्चर कैसा है, कैसा सेट करे, एथिकल गाइडलाइंस एंड ऑल द थिंग्स। रिसोर्स के एलोकेशन कैसे करते हैं फर्म, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स की, क्यूसीज की। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, नो कैसे मैनेजमेंट अपनी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कैसे गाइडेंस देती है। तो वो उस एस्पेक्ट पे रहेगा कि अगर जैसे अगर कोई लीडरशिप कोई गाइडेंस दे रही है, या ऊपर क्वालिटी कैसे मेंटेन करे, या हम रिसोर्स को कैसे हैंडल करें, तो वो थोड़ा सा ना उस टाइप से रहेगा कि क्वालिटी फोकस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज की अगर जैसे इसमें अगर एथिकल रिक्वायरमेंट का है, तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट पार्टनर किसी के अंदर होल्ड कर रहा होगा कि कुछ एथिकल रिलेटेड इश्यूज होंगे, और वो भी ना एंगेजमेंट स्पेसिफिक नहीं होंगे, किसी और के अंदर होंगे। जैसे कोई लोन हम होल्ड कर रहे हैं, या थ्रेट लेवल का जो थ्रेट होता है ना, वो इधर एक तो एंगेजमेंट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जो हम ऑडिट के अंदर एक पर्टिकुलर एक एंगेजमेंट से थ्रेट आ रहा होता है, और एक होता है फर्म लेवल थ्रेट्स, कि हम दूसरी कोई क्लाइंट को ऑब्टेन नहीं करेंगे अगर हमारे पास कोई सिमिलर क्लाइंट है, ऐसा कुछ है तो। फैमिलियरिटी थ्रेट्स होते हैं, कंफर्मेशन वी हैव टू ऑब्टेन कि एनुअल की ऑल द फर्म्स आर मतलब कि ऑल द स्टाफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। थ्रेट्स नीड टू बी एड्रेस्ड बट टेक्स नो सेफ गार्ड्स। नेटवर्क फ्रॉम प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट। तो मतलब ना हम ऐसा कुछ गलत कर रहे होंगे, मतलब रेदर देन ऑडिट एंगेजमेंट स्पेसिफिक, कि ऑडिट एंगेजमेंट लेना भी शुरू नहीं करी, उससे पहले की एक्टिविटी है वो, और वो भी फर्म लेवल पे। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस, अगेन की इंटीग्रिटी, जो क्लाइंट सबसे पहले आना, कि कॉम्पिटेंस के कैपेसिटी चेक करना, कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ है तो उसको कैसे वो मिटिगेट कर रहे हैं, कोई प्रेशर आ रहा होगा, विड्रोवल कुछ हम मतलब एस्पेक्ट्स हो सकता है। तो जब भी एसक्यूसी वन का कुछ भी पॉइंट आएगा ना, वो बिफोर ऑडिट एंगेजमेंट की एक्टिविटीज या और फर्म लेवल के आसपास रहेगा आपका, वो ध्यान रखना। अगर ऑडिट स्पेसिफिक है तो वो एसएज या कोई एस आर मतलब आगे उनके ऊपर होगा। ऑडिट मतलब नॉट एस किसी वन। एक बेसिक डिफरेंस मतलब ये क्या रहता है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स से रहेगा, तो ट्रेनिंग, हायरिंग, इवेल्युएशन एंड दिस थिंग, शॉर्टेज कंसल्टेशन कि हम ले रहे होंगे, तो उस पार्ट पे रहेगा अगेन, कि शॉर्टेज कुछ हमारे पास रिसोर्सेज की, हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे उनको असाइन करते हैं रिसोर्सेज को, कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट एरियाज उनको असाइन तो नहीं करते। वो बेसिक एस्पेक्ट पे रहेगा, नॉट एंगेजमेंट की हमने उनको दे दी, असाइन किया। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि उनके रिव्यूज कैसे होते हैं, कंसल्टेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, अगर कोई डिफरेंस आ रहा हो कि पार्टनर और कोई एक्सपर्ट का, तो हाउ इट इट विल बी रिजोल्व। ईक्यूसी लिस्टेड एंटिटीज का रिव्यू प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंटेशन टाइमली हो रही है नहीं हो रही। डिस्प्यूट, अगर कोई जूनियर ऑडिटर डिसएग्री विद द पार्टनर अगर है, तो पार्टनर ओवर रूल्स विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा कुछ है कि सुपरविजन। बाकी जो मैनेजिंग पार्टनर्स है या एंगेजमेंट पार्टनर है या मैनेजर्स है, वो अपने एंगेजमेंट टीम को जो जूनियर मेंबर्स है उनको कैसे सुपरवाइज कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, फर्म हैज नो स्टैंडर्ड ऑडिट टेम्पलेट फॉर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होनी चाहिए उनकी। मॉनिटरिंग मतलब वो उस एस्पेक्ट पे रहेगा। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू साइकिल, फीडबैक हम कुछ मॉनिटर कर रहे होंगे फर्म लेवल पे अगेन, नॉट एंगेजमेंट की। पीयर रिव्यू फर्म कैसे ऑब्टेन करती है, मतलब वो रखती है कि अपना सारे चीजें हम ऑब्टेन कर रहे हो। क्यूसीज कैसे करती है सेल्फ रिव्यू, अपने काम को या हम किसी और के काम को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कौन पार्टनर होता है। नेक्स्ट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि ऑडिटर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रहेगा, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस, तो वो ना मेन उस एस्पेक्ट पे घुमेगा कहीं ना कहीं, कि लाइक ऑडिटर एक्सेप्ट मैनेजमेंट वर्बल एक्सप्लेनेशन विदाउट टेस्टिंग, कि वो जनरल है, कोई ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया, वर्बल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली, तो दैट इज नॉट एन मतलब कि प्रॉपर, मतलब कि दैट ऑडिटर शुड डू, कि इसका ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लेने हैं। इट कुड बी लिंक्ड ऐसे 500 की उसने एविडेंस ऑब्टेन नहीं की है, टेस्टिंग नहीं करी, तो दैट पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट, हम 100% पे कभी देते ही नहीं, और एक्यूरेसी पे तो हम ओनली वी गिव रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस से होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस रहेंगे, रिस्ट्रिक्शन होंगी, एक्सेसिंग कोई स्पेसिफिक फाइल्स की रिस्ट्रिक्शन है,
ऑडिट क्लेम्स नो फ्रॉड फाउंड एंड सो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फ्रॉड नहीं है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, ऑडिटर को अपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स करने होते हैं। उसके लिए ऐसे 200 भी ट्रिगर होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका ऐसे 240 भी माइट भी ट्रिगर की ऐसे नहीं होगा कि फ्रॉड से रिलेटेड मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द मैनेजमेंट, नो बट इट्स ऑन ऑडिटर पार्ट ऑल्सो कि टू परफॉर्म सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू obtain। नेक्स्ट इज परसुएसिव और कंक्लूसिव एविडेंस, अगेन वो उस पे आ रहा है कि परसुएसिव ऑब्टेन करते हैं, कंक्लूसिव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हेन मैनेजमेंट चार्जेस एस्टिमेट, मतलब कि अगर जब भी मैनेजमेंट करिए हम इग्नोर कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इग्नोर किया। एस्टिमेट्स का तो हमने छोड़ा ही छोड़ा, जैसे ऐसे 5 जो हमारा 50 है या 40 मतलब स्टैंडर्ड है, वो 40 मतलब, तो उन पे हम जैसे अगर उन पे मिस आउट करें रिलेटेड पार्टी एस्टिमेट्स पे, तो वहाँ हम ये भी देखना है कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी थे कि नहीं थे। तो ये वाले जनरल चीज होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एज पर 200 और ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वी हैव टू अप्लाई, वी हैवंट डन दैट पार्ट। नेक्स्ट इज ऑडिटर रिलाई ऑन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा है। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं उसके पास, इंडिपेंडेंस इश्यूज है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है, कोई इशू आइडेंटिफाई हो रहा है वहाँ पे, फेलियर टू कंप्लाई कोई रेलिवेंट एथिकल है, कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस्टिमेट और जजमेंट यूज टू हाइड एरर्स, कि वो जज एरर्स को हाइड करने के लिए कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पे, कि उसको क्या रिपोर्टिंग करनी है वहाँ पे, तो उसको पता होना चाहिए प्रॉपरली। ऑडिटर एक्सेप्ट इन द इंश्योरर ऑफ वायबिलिटी एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट, ऐसे 200 में ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा। स्केप्टिसिज्म, अगर हम कुछ विड्रॉ या एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस रिलेटेड, एविडेंस रिलेटेड, तो वो बेसिक पार्ट पे रहेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है ऑडिटर का, उस एस्पेक्ट पे कि रीजनेबल एश्योरेंस हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो, इंडिपेंडेंट रहो, तो उस एस्पेक्ट पे। नेक्स्ट, एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सबसे मतलब थोड़ा जो इजीली आइडेंटिफाइबल स्टैंडर्ड है ऑडिट मतलब एंगेजमेंट ये टर्म्स का है, कि एग्री हम कैसे करेंगे। जो हम आपसे रिलेटेड कुछ टर्म से रिलेटेड बात कर रखा होगा, कि मैनेजमेंट ने अगर आपकी कोई स्कोप लिमिटेशन दिया है तो ऐसे 210 का वो ब्रीच कर रहा है, या मैनेजमेंट अगर कोई रिटर्न एंगेजमेंट लेटर ही नहीं दे रही साइन करके, तो इट इज ऑल्सो एन ब्रीच, कि आपको हमें काम ही नहीं करना चाहिए विदाउट वी आर हैविंग द रिटर्न एंगेजमेंट लेटर वी शुड नॉट कमेंस। चेंज इन, अगर कोई टर्म को चेंज कर रहा है मैनेजमेंट बोल रहा है, या लोअर इंश्योरेंस वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल FRF कोई है अनएक्सेप्टेबल है, इलीगल कुछ कर रहे हैं, प्री कंडीशन से थी जो ऑडिट्स में होती है वो मिसिंग है वहाँ पे, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू इंटरनल कंट्रोल में इशू है, रेकरिंग ऑडिट्स में है, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट अगर कुछ हुआ है लास्ट में, मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई ऑब्जेक्टिव स्कोप के अंदर, तो तभी एंगेजमेंट लेटर होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस अगर कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जहाँ कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हुआ है, प्री कंडीशन में ब्रीच हो रहा है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं करने दे रहे वो काम, तो उस रेस्पेक्ट पे। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल, एंगेजमेंट पार्टनर डेलीगेट्स क्रिटिकल रिव्यू टू इंटर्न, मतलब ऐसे चीज की है कि जो ऑडिट से रिलेटेड होगा। अब इसमें ना आपको ऑडिट एंगेजमेंट मतलब स्पेसिफिक होगा कि एक ऑडिट के अंदर आपको ये इश्यूज मिलेंगे, देन ऐसे 220 विल बी ट्रिगर्ड। एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी SQC पे भी मतलब फर्म लेवल पे भी आ सकती है, कि फर्म कैसे मेंटेन करती है ऐसे। तो आपको वो डिस्टिंक्शन रखनी है कि ऐसे 220 विल बी द एंगेजमेंट स्पेसिफिक, एंड SQC विल बी द ओवरऑल फर्म से related रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज की एंगेजमेंट पार्टनर साइन कर रहा है विदाउट रिव्यूइंग वर्क पेपर, EQCR के एलिजिबिलिटी इश्यूज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कैसे एड्रेस करते हैं, कंसल्टेशन मैटर्स ऑन पर्टिकुलर एंगेजमेंट, टीम लैक इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिपेंडेंट थ्रेट कैसे कर रहे हैं, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बिफोर EQCR कंप्लीशन, मॉनिटरिंग प्रोसेस असेंबली ऑफ दिस थिंग, EQCR बार, मतलब तो इसमें ना एंगेजमेंट स्पेसिफिक आपको कोई जैसे जो SQC1 में इश्यूज है ना कि एंगेज मॉनिटरिंग, वो सब सारी चीजें वो अब एंगेजमेंट स्पेसिफिक होंगी, कि कंसल्टेशन कैसे आप फाइल कैसे अप्रूव करते हो, रिव्यू कैसे, कंसल्टेशन कोई डिफरेंस ऑफ होता है, या एक्सपीरियंस कैसे, इंडिपेंडेंस थ्रेट्स कैसे मिटिगेट करते हो। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबसे मतलब इजी, थोड़ा इजीली आइडेंटिफाइबल की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रहेगा। जब भी ऑडिटर ने उसमें कुछ ओरल एक्सप्लेनेशन ले ली हो कि कितने दिन में फाइल सबमिट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड कुछ अगर मतलब जैसे रिलेट कर रहे हैं वहाँ पे, कि इफ इज एन डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन, मतलब एक ये चीज़ है कि अगर आपने वो काम नहीं शो कर रखा, आपने देख लिया वो सब, बट वो काम नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो चेकलिस्ट विदाउट रेफरेंसिंग द स्पेसिफिक एविडेंस कि हमने कहाँ पे ऑब्टेन करी है, वो चेकलिस्ट नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो मिसिंग से फाइल में, तो ईमेल से सिग्निफिकेंट वो अर्काइव नहीं करी हमने, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन रिस्पेक्ट किए, जो फाइल अर्काइव होगी उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी थी, डिपार्चर कर लिया, कोई हमने सुपरसीड कर लिया, फाइनल एविडेंस नहीं रखा, तो या डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखी, तो उस एस्पेक्ट पे रहेगा।
नेक्स्ट फ्रॉड। अब फ्रॉड से रिलेटेड ना कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कि मैनेजमेंट ओवरराइड करेगी, मतलब कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है कि मैनेजमेंट फुल फोक मतलब बोल रही है आगे कि मैं मतलब कि वो गाइड दे रही है बहुत कि नहीं नहीं ऐसे करो, डेडलाइंस रख रही है। या अगर कोई इसमें दिख रहा है कि यार वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री ईयर एंड पे कुछ ऐसे कर रही है, सीएफओ लास्ट में कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि फरारी बाय कर रहा है फ्रॉम, मतलब उनकी दिख रहा है कि वो एकदम इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सोर्स माइट भी दे। नेक्स्ट टोन एंगेजमेंट की जो उस एंगेजमेंट पे मतलब कि जो एंटिटी स्पेसिफिक है कि उसकी टोन कैसी है वहाँ पे, कि वो इंटीग्रल है या नहीं, लग रहा है आपको कि अगर कोई स्टॉक प्राइस रिलेटेड कि उनको इंक्रीज करना है नहीं करना लिस्टेड के केस में। लास्ट मिनट रेवेन्यू एडजस्टमेंट अगर कुछ है कि बोनस टारगेट को मिस करने के लिए कोई रेवेन्यू के एडजस्टमेंट्स करी हो, कोई एस्टिमेट चेंज किया हो, तो उसको नीट प्रॉपरली देखो कि आप अप्रूवल्स वगैरह एंड ऑल द थिंग्स हैव बीन डन प्रॉपरली और नॉट। मिसिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर ओरिजिनल कॉपीज, अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस अगर कुछ है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हो रही है, हेवन की डिस्प्यूट है कुछ मैनेजमेंट के, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि जो हमें लग नहीं रहा कि वो साइड बाय साइड वो कर रही है, मतलब कि रिलेट भी कर रही है कि मैनेजमेंट कह रही है 100% चेंज हुआ है, मतलब 10% चेंज हुआ है, और इट्स मतलब वहाँ पे दिख रहा है कि वो इतने से ज़्यादा चेंज हुआ है, और वो जो मैनेजमेंट रीजन जस्टिफाई कर रही है वो प्रॉपर नहीं है। या अगर कोई विसल ब्लोअर टिप आ गया है, इन्वेंट्री अकाउंट में कोई इशू था, वहाँ पे पता चला हमें प्रेशर कुछ है जल्दी खत्म करने के लिए, तो वहां पे ना मतलब फोकस ऑन मतलब कि ना कुछ एरर वर्सेस फ्रॉड देखना पड़ेगा कि वेदर दैट्स एन एरर और फ्रॉड, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या था, मैनेजमेंट एथिकल थी या नहीं थी, कि कोई फोर्स आ रहा था कि नहीं, मैनेजमेंट ऊपर से कोई क्या कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करी थी, छोटी एसेट को मैंने चुरा लिया उस टाइप से। नेक्स्ट ऐसे 250 के अंदर क्या होगा कि कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, अगर कोई आपको लगे ना कोई अदर लॉज प्रोविजंस रिलेटेड कोई केस फाइल हुआ है, कोई एडवर्स क्लेम्स हैं तो उससे रिलेटेड, तो वो या गोइंग कंसर्न कुछ भी थ्रेट आ सकता है, मेरे गोइंग कंसर्न पे भी आ सकता है, जैसे कोई कोर्ट केस कोई भी लोग आपको दिखे ना क्वेश्चन कि सेबी है, आरबीआई ने मारी, ईडी ने मारी, किसी ने भी रेड मारी, ट्रांसफर प्राइसिंग टीम ने या कुछ किसी ने भी, तो आप देखना कि सबसे पहले आपको कि नॉन कंप्लायंस विद नोक्लार है कि नहीं है, इफ इट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल क्वालिफाई रिपोर्ट के ऊपर क्या कंप्लायंस रहेगा, आपको टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग का क्या क्या काम है, अंदर वही है सारी चीजें ना कि एडवर्स कुछ मीडिया आपको कुछ कैसे लॉस के नॉन कंप्लायंस वाली चीजें मिली, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी आपको क्या क्या मैटर टीसीडब्ल्यूजी को करना होता है, लाइक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आपको क्या क्या करना है, अगर आपको कुछ मिला कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिल रहे, तो आप क्या क्या करोगे कि मैनेजमेंट से नहीं मिल रहे तो टीसीडब्ल्यूजी के पास कम्युनिकेट कर दो कि हमें नहीं मिल रहे, अगर वो भी उनका भी ऐसा ही वो है तो हम ऑडिट रिपोर्ट पे एक्सपेक्ट देखेंगे कि हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करनी है नहीं करनी। ऑडिटर इंडिपेंडेंस हम बताएंगे उनके ईयर एंड में दिखाते हैं कि हम मतलब पूरा उस पर ठीक है इंडिपेंडेंट थे हम। मटेरियल वीकनेस, टू वे कम्युनिकेशन मतलब इज नॉट वर्किंग, अगर प्रॉपरली टाइमली नहीं हो रही टू वे कम्युनिकेशन, मतलब ये नफरा का भी फोकस है, तो थोड़ा ट्राई करना कि अगर कुछ आता है तो इस पे यू कैन मतलब कि रिलेट कर पाओ कि की ऑडिट मैटर्स पब्लिक एंटिटीज में हम कैसे दे रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर, टीसीडब्ल्यू को कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कुछ इशू आइडेंटिफाई होता है वहाँ पे, कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है जो हमने ऑडिट के अंदर फेस करी फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए ऑडिटर को, कम्युनिकेशन में थोड़ा ना पूछ भी हिंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो उसको कम्युनिकेशन आपको थोड़ा देखना कि यहाँ पे 260 से रिलेट कर रहा होगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आप कुछ कंट्रोल सेस करे थे, मटेरियल वीकनेस मिल गई या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिली आपको, या कुछ मैनेजमेंट प्रॉपरली कोई एरिया दिन देख रही थी, फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, ईयर एंड पे कुछ एडजस्टमेंट थी, तो आप उसमें आपको कोई कंट्रोल में इशू मिला वहाँ पे, तो कंट्रोल से इशू आपको कुछ भी मिलेगा, यू नीड टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, तो ऐसे 265 विल बी एप्लीकेबल इन दैट सिनेरियो। नेक्स्ट इज टू और जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट में आपको बहुत सिंपल रहेगा, जैसे ही आपको मतलब अंदर वाली चीजें तो ठीक है कि जॉइंट लाइबिलिटी और वो सब, बस उसमें आप ये देखिएगा कि दो ऑडिटर्स काम कर रहे होंगे एक ही चीज के लिए, एलोकेशन हुई है नहीं हुई वो इश्यूज हो सकते हैं, बट दो ऑडिटर्स होंगे, नॉट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑडिटर, एक ही एंटिटी के दो ऑडिटर्स होंगे, ये ध्यान रखना जॉइंट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए, ये इजीली आइडेंटिफाइबल हो सकता है केस स्टडी से कि दो ऑडिटर्स हैं वो हम सेम सेम एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज प्लानिंग द ऑडिट, प्लानिंग हम जैसे हम ऑडिट को भी स्टार्ट करें तो क्या रख रहे हैं कि जूनियर मेंबर को कैसे रखेंगे, डायरेक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, सुपरवाइज कैसे करेंगे, एजुकेशन एंगेजमेंट पार्टनर एब्सेंट है था या नहीं था प्लानिंग फेज के अंदर, कि वो कैसे टीम को लीड कर रहे हैं वहाँ पे, कैसे गाइडेंस दे रहा है, प्लानिंग मीटिंग्स हुई या नहीं हुई, मेटलिटी सेट करी या नहीं करी हमने, क्योंकि वो प्लानिंग स्टेज पे यू हैव टू सेट ऑन जनरल इनिशियल मेटलिटी, यू हैव टू सेट रिस्क फैक्टर्स, आपको इवेल्युएट करने होते हैं, एक्सपर्ट से अगर आपको हेल्प लेनी है नहीं लेनी वो आइडेंटिफाई करना, तो वो सारी चीजें ना प्लानिंग से होती है, मतलब कि हम आगे यूज कर रहे नहीं कर रहे, अभी हम प्लानिंग रिस्क असेसमेंट से भी पहले, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से भी पहले ना कि हमें ऑडिट को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन पार्ट हो रहेगा वहां पे,
हमने एक्सेप्ट कर ली ऑडिट। ऑडिट के जस्ट नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, आगे वो सब करेंगे। तो अभी ऑडिट काम स्टार्ट करने से पहले के पार्ट अगर कुछ भी आते हैं यहाँ पे, तो इट विल बी ऐसे 300। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। अब उसका एंटिटी का हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, आईटी एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है वहाँ पे। अब प्लान बना लिए थे हमने, अब कैसे ऑब्टेन वहाँ पे करेंगे वहाँ पे। कॉम्प्लेक्स कोई फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट का टॉप कैसे भी एग्रेसिव है वो सब है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज है या नहीं है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसा है, रिस्क वगैरह मैनुअल इंटरवेंशन कैसा है, हम एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे आफ्टर एक्सेप्टेंस। ये ध्यान रखना कि आफ्टर एक्सेप्टेंस वाले काम चलेंगे अब यहाँ पे सारे। एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट देखना है वहाँ पे कि कैसा है वहाँ पे, मैनेजमेंट कैसी है, और कैसे लोग काम करते हैं वहाँ पे। ऑडिटर को मतलब कोई आईटी सिस्टम न्यू है कि नहीं है, कोई उनका क्या ग्रोथ है फ्यूचर में, कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो पार्ट रहेगा। कोई जनरल आईटी जनरल कंट्रोल्स है, कंट्रोल वाला पार्ट कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, ऐसे 315 विल बी देयर। ऐसे 325 मेटलिटी तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि कोई आपको अमाउंट सेट करनी है कि कोई ट्रिवियल कोई गलती छोड़ दी थी, ऑडिटर मतलब कि इग्नोर कर दी, मटेरियल क्लास रेवेन्यू, अगर जैसे हमारा रेवेन्यू आरपीटी का डिस्क्लोजर दो मटेरियल मतलब कि अगर अमाउंट कोई मटेरियल नहीं है बट आरपीटी एज एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल होती है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मेटलिटी का बेस क्या होगा, वॉलेटाइल चीज़ें आपने प्रॉपरली टेक केयर की या नहीं की है। तो आपको इजीली मिल जाएगा मेटलिटी, आपको की परफॉर्मेंस मेटलिटी है, कोई जजमेंट आपको इन्वॉल्व कर रही है, क्या बेंचमार्क रखना चाहिए था। नेक्स्ट इज ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, कि ऑडिटर का असेस रिस्क रिलेटेड जो ऐसे अभी 300 और 315 के अंदर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रिस्क असेस किए होंगे वहाँ पे, या प्रायर ईयर के बेसिस पे। तो उस पर हम आगे अपना टीओसी कंट्रोल टेस्टिंग या टीओडी अपना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कैसे रखेंगे फर्दर, कि हम कंट्रोल्स के बेस पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, कंट्रोल्स पिछली बार वीक थे, ऑडिटर ने क्या किया इस बार, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को आगे कैसे करेगा। अभी हम करेंगे, किया नहीं है, अभी हम वो कर रहे हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्स करेगा कि हम ये चीजें करेंगे वहां पे। अभी हम आगे डिटेल में भी जाएंगे, ऐसे 500 में हम आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर शुरू करते हैं वहां पे। तो अभी ये कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे, ये प्रोप परफॉर्म करेंगे, ऊपर हमने एसेस में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, तो वो पार्ट पे है कि नेचर टाइमिंग और इफेक्ट क्या हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या रहेगा असेस रिस्क से रिलेटेड टू मिटिगेट करने के लिए। नेक्स्ट इज 402। 402 में क्या होगा ना कि कोई एंटिटी ने ना अपना जो और जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं, उसने कोई अपना फंक्शन ना किसी को आउटसोर्स कर रखा होगा। ये ध्यान बस इसका मेन यही है कि इसको आइडेंटिफाई करने का कि किसी एक एंटिटी ने अपने कोई भी एक डिवीजन को आउटसोर्स कर रखा है। आउटसोर्स कर रखा हो तो आपको सीधा हिंट मिलना चाहिए कि ऐसे 402 लगेगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में मेंशन करना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देखना कौन है, हमें कैसे ऑब्टेन करना है इन्फॉर्मेशन, वो पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, मतलब मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। आपने ऑडिट में इतनी सारी एरर्स आइडेंटिफाई किए, मटेरियल इमटेरियल सीटीटी, एंटिटी ने डिस्क्लोजर एरर किए, तो वो सारी एक जगह ना हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या मिसस्टेटमेंट थी। कि नॉन ट्रिवियल को तो हम फिर भी इग्नोर कर देते बट मैनेजमेंट को इंटीमेट कर देते हैं कि जैसे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन करना होता है, तो वी विल इंटीमेट द मिसस्टेटमेंट कि ये थी, तो आप करेक्शन ले लेना, इवेल्युएट कर लो अपने ओपिनियन पे, एग्रीगेट करके कि कितना रहेगा, अनरिकॉर्डेड मिसस्टेटमेंट्स कितनी है, प्रायर ईयर में कितनी थी, कितनी इग्नोर करी थी। तो वो सारी चीजें ना वी नीड टू इवेल्युएट, हमने से कितनी गलतियां निकाली, मटेरियल थी इमटेरियल थी, तो वो सारा ना आपको वहां से हिंट मिलेगा कि हम उसको इवेल्युएट करें, क्योंकि छोटे छोटे एरर मिले हमें। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट थी लास्ट ईयर में भी बहुत, इस बार भी बहुत थी, तो उसके बेसिस पे क्या है मतलब, तो वो पार्ट। और अगर मान लो लास्ट ईयर एरर थी तो हम उस पर कुछ असेस कर रहे हैं, तो ऐसे 300 315 मतलब हम थोड़े असेसमेंट प्लानिंग रिस्क की कर रहे हैं, तो ऐसे 300 विल बी एप्लीकेबल इन दैट सिनेरियो। नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस। अब हम यहाँ से सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे कि अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारी क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, आईपीज, जो हमारी जो आईपीज होते हैं जो रिपोर्ट जनरेट करती हैं क्लाइंट के आईटी सिस्टम से, वो हो गया इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज। नेक्स्ट है सोर्स रिलायबिलिटी, ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करें वेदर रिलायबल है कि नहीं है, फॉर्मेट कैसा है उसका, कोई कंसिस्टेंसी, कॉस्ट डिफिकल्टी, मैनेजमेंट कोई मना तो नहीं कर रही, स्क्रैपिंग ऑफ कैसे उसका रख रहे हैं वहाँ पे, क्रेडिबिलिटी कैसी है, रेलेवेंट है कि नहीं है, सफिशिएंट प्रॉपर है कि नहीं है, कि सफिशिएंट फॉर आर हाई रिस्क एरिया के अंदर, जैसे रेवेन्यू के अंदर हम 60 सैंपल मतलब इफ वी वांट टू हैव 60 सैंपल टू बी टेस्टेड, तो 60 हमने किए नहीं किए, एडिक्वेट रिस्क यूज किया नहीं किया उस एरिया के लिए रिलेटेड, ऑब्जर्वेशंस के हमारी, कोई डिजिटलाइज डाटा को हम कैसे एनालाइज करें, कंफर्मेशन कोई बायस तो नहीं है, कोई डिटेक्शन टाइम एक्सपर्ट स्कोप, वो सारी चीजें रहेंगी।
नेक्स्ट इसकी एक्सपर्ट रिलेशनशिप, इन्वेंट्री लोकेशन भी हो सकती है कि वहां पे थर्ड पार्टी पे है, ऑल द थिंग। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंसिडरेशन। अब इसके अंदर ना, अगर आप सिलेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इन्वेंट्री लिटिगेशन या कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग का दिखता है ना, इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको कुछ भी दिखता है कि कोई भी पॉलिसी चेंज कर रहा है, अकाउंटिंग, लिटिगेशन, कुछ भी आती है, लिटिगेशन आती है आपके पास, सेगमेंट आता है, तो आप ना ऐसे 501 की तरफ ट्राई करना कि आपको 501 देखना है, क्योंकि स्पेसिफिक फोकस इनका 501 का इन्वेंट्री लिटिगेशन और सेगमेंटल रिपोर्टिंग पे है वहाँ पे, कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, कट ऑफ से रिलेटेड, लेट गुड बाद में आए, कोई मेरी लीगल टीम को कम्युनिकेट करना है, सेगमेंट को कैसे करना है वहाँ पे, तो वो 501 के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अभी मैं इसमें थोड़ा स्पीड में कवर अप भी कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं डिटेल भी और करता। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर क्या है कि हम कोई अमाउंट को कंफर्म करेंगे आइदर थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन, कि अपने बैलेंस को, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम उससे साइन प्लस वो करवाएंगे कि आप इतनी अमाउंट कंफर्म करके दो हमने। आप, मैंने 100 कंफर्मेशन भेजी, 5 आई, तो उसका आगे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, लो रिस्पॉन्स है तो फर्दर ऑल्टरनेटिव टेस्टिंग मैनेजमेंट को बोलना चाहिए, एक्सेप्शंस आई तो क्या करना है, साइड एग्रीमेंट है या नहीं है, तो वो सारी चीजें हम उनको भेजेंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने हैं। नेक्स्ट है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अगर हमने कोई फर्स्ट टाइम या हम वो कर रहे हैं कि ऑडिटर चेंज हुआ था या रिमूव हुआ था कुछ भी, हमने पिछली बार ऑडिट नहीं करी थी, तो इनिशियल ऑडिट ओपनिंग बैलेंस इसको हमें टेस्ट करना होगा वहाँ पे इन दैट सिनेरियो। तो जब भी देखना कि ऑडिट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या लास्ट ईयर कुछ चेंज हुआ था, तो हम ऑडिटर से, तो या फर्स्ट टाइम है, तो उस बेसिस पे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस की हमें टेस्टिंग करनी होती है। तो कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी होगा ना, ओल्ड रिकॉर्ड्स, कुछ दिक्कत होगी पुराने रिकॉर्ड्स में, हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या रिपोर्टिंग रखनी है, फिक्स एसेट ओपनिंग, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड उसमें पूछेगा वहां पे कि ओपनिंग बताओ, कि ओपनिंग बैलेंस में रिलेटेड आप चेंज हुए हो, आप इसका ना बेसिक इंस्टेंस क्या रहेगा कि आप फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए हो या आप चेंज हुए हो। तो ये दो इंस्टेंसेस आपको ढूंढने हैं वहां पे कि ऐसे 510 की एप्लीकेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसमें आप ना अपने ट्रेंड्स वगैरह कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे कि इसका रिलेशन उस पर नहीं जा रहा, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ, आप प्रिडिक्ट करोगे कोई चीज को थ्रू रेशियोज, नॉन फाइनेंशियल डाटाज को आप, कि एलोकेट करने के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या थी, रियलिटी क्या हुई, तो आप अगर वो करो तो आप एनालिटिकल कर रहे हो वहाँ पे, कि ट्रेंड सेट कर रहे हो, रेशियो प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कितना होना चाहिए था, टाइमिंग कैसे होनी चाहिए थी, कोरिलेशन कैसे होना चाहिए था। नेक्स्ट सैम्पलिंग, कि आपको सैंपल साइज कितना रखना है अपने एरिया से रिलेटेड, डेविएशन अगर कुछ आ रही है नहीं आ रही है, स्टैटिस्टिकल रख रहे हो, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एम मॉनिटरी यूनिट है कौन सी है, तो वो सारी चीजें होंगी। प्रोजेक्शन आप कैसे ले रहे हो, सैंपल साइज आपका क्या होता है, कि जो जो अपने हाई रिस्क, अपने रिस्क को मिटिगेट करे, कि सबसे ऐसा स्मॉल होता है, तो वो सारी चीज़ होगी। हैफेजार्ड कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग मतलब जब हम कुछ ऑब्टेन कर रहे होंगे ना, कि जैसे कि हाँ, इससे रिलेटेड आपको सैंपल, मेरे को एक, मैं 100% टेस्टिंग पे नहीं जाऊंगा, कुछ सिलेक्ट करूंगा, अब इधर थ्रू में कैसे करूंगा, ये आपको ना हिंट मिल जाएगा सैंपल वाले पार्ट का भी ना क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, कि अगर कुछ भी, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट कुछ भी करिए, इधर इन डिस्क्लोजर नहीं दे रही, या कुछ ऑडिटर का रेंज है, ऑडिटर भी अपना एक रेंज एस्टेब्लिश करेगा कि इतने रेंज में होना चाहिए था, अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है तो मैनेजमेंट को क्वेश्चन करे, एजम्पशंस को टेस्ट करे वहाँ पे, कोई डिफिकल्ट डाटा था ऐसा मैनेजमेंट जो, जहाँ बहुत बायस थी वहाँ पे, तो वो चीज़ें रखना है कि मैनेजमेंट बायस तो नहीं थी, या कोई पेसिमिस्टिक हो वहाँ पे कि नहीं ऐसे ले लो। एस्टिमेट को टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो स्पेशलिस्ट को एक्चुरियल वैल्यूएशन, ग्रेचुटी, फेयर वैल्यूएशन, जो भी आपको लग रहा है ना कि जहाँ भी थोड़ी एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, वारंटी, इंटेंजिबल्स, कोविड की वैल्यूएशन, बहुत सारी एस्टिमेट्स होते हैं अकाउंटिंग, रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो इन दैट सेंस एस ए 540 विल बी एप्लीकेबल। आपको कुछ भी देन, अगर आपको कुछ भी रिलेटेड पार्टी आर्म लेंथ का मिले ना, गो टू डायरेक्टली टू एस ए 550। आपको 550 के अंदर ढूंढना है, या मेजरली यहीं पे आपको सारा मिल जाएगा, कि अगर रिलेटेड पार्टी आपकी कोई जैसे आर्म लेंथ प्राइसिंग है, कुछ भी आपको मिल रहा है, तो उसको वेरीफाई करना, मैनेजमेंट कैसे कर रही है, गारंटी कुछ कर रही है, तो आप सीधा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या मिलेगा, कि वो ऑडिटर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट देगा, इवेंट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मिला, में डेट के बाद मिला, तो उस टाइप से कुछ होगा, जैसे इंडेक्स 10 के अंदर होता है ना, कि कोई इवेंट आपको मिला, कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई फ्रेश इशुएंस, एक्विजिशन हमने करी, उसका डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव से, तो वो चीजें रहेंगी। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न। अभी गोइंग कंसर्न ना हमेशा ना डायरेक्ट नहीं आता। अब गोइंग कंसर्न जैसे हमने ऊपर, जैसे हमने बात किया था कि लिटिगेशन कोई आ गया एंटिटी के ऊपर, या कोई ऐसा आ गया मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर उसको गोइंग बंद कर रही है एंटिटी को, तो गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट 12 मंथ्स को हमें ऑडिटर कैसे असेस कर रहा है, उसको टेस्ट कैसे कर रहा है, मैनेजमेंट के बिलीफ को कैसे किया, कोई कि एमपी सब्सिक्वेंटली चेंज हुआ नहीं हुआ, रेगुलेटरी चेंजेस अगर कुछ हुए हैं तो मैनेजमेंट उसका इम्पैक्ट क्या, मैनेज मतलब उसके ऊपर, कि अगर कोई टैरिफ इंपोर्ट कर दिया कोई कंट्री ने और मेजर सारा वहीं पे था, तो मैनेजमेंट अब क्या करेगी फ्यूचर के अंदर, सपोर्ट लेटर कुछ है कि नहीं है उसके पास, सब अपनी पेरेंट या सब सी का। तो वो सारी चीजें ना हमें इवेल्युएट करनी होती हैं, वो डायरेक्टली गोइंग कंसर्न का भी आ सकता है, बट
वो ना किसी और से होगा कि नेटवर्थ आपकी इरोड इरोड होगी, कुछ काम आपका खत्म हो गया, आपका बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। मेजरली ना इस पे रहेगा कि लिटिगेशन कुछ ऐसा आगे मेजर आ गई कि आप बिजनेस रन नहीं कर पाओगे, या उस पर आपका कंसर्न आ गया, तो आप गोइंग कंसर्न में आना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आपको कुछ भी कंफर्म कराना है थ्रू मैनेजमेंट, कि कुछ भी साइन वगैरह की अनकरेक्टिव स्टेटमेंट इतनी थी, आपको इंटीमेट करें, इंटरनल कंट्रोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से साइन कराते हैं for जो कुछ भी हो। जितना ऑडिट रिपोर्ट के पास डेटेड होगा दैट विल बी वेरी गुड, बट ऑडिट रिपोर्ट के बाद का नहीं होना चाहिए। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, अगर हम कोई अनदर ऑडिटर अपॉइंट कर यूज कर रहे हैं अपनी उस ऑडिट के अंदर, लाइक कंपोनेंट ऑडिटर्स के केस में अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन मेटलिटी सेट करेगा, ग्रुप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको असेस करना है सारी चीजें। तो वो पार्ट रहेगा वहां पे कि कोई और ऑडिटर है वहां पे, जॉइंट ऑडिटर नहीं, एक ही एंगेजमेंट पे दो नहीं है, दो अलग अलग है, कि कोई दूसरी एंटिटी का ऑडिटर है उसको हम यूज कर रहे हैं वहां पे। तो वो पार्ट है, उसको इवेल्युएट करना, कॉम्पिटेंस इवेल्युएट करना, कि कैसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है कि नहीं है, क्या इन्वॉल्व करना है नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो वो चीज। नेक्स्ट हो गया कि हमें इंटरनल ऑडिटर, ये तो थोड़ा और इजी हो गया कि इंटरनल ऑडिटर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में कि इंटरनल ऑडिटर है, कि हम उसका काम यूज करना है नहीं करना, वो तो आपको ऐसे 610 के अंदर आना है कि उसका ऑडिटर से रिलेटेड कोई उनका चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करे सीएफओ को। तो ये सारी चीजें, तो हमें उसको कैसे यूज करना है वहाँ पे, कि वो इंडिपेंडेंट है नहीं है, उसके काम का हमारे रिलायंस रहेगा नहीं रहेगा, कितना काम करवाना है उससे, तो वो सारी चीजें इवेल्युएट करना। नेक्स्ट इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, कि ऑडिटर एक्सपर्ट जहाँ हमारे जैसे एस्टिमेट इन्वॉल्व थे हम वहीं इन्वॉल्व करेंगे कि जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व थी, जैसे जनरल एंट्री टेस्टिंग, हमें सोर्स डेटा देना होता है, एजम्पशन टेस्ट करनी होती है, रिपोर्ट उनके अंडरस्टैंड करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। हमें कोई भी जजमेंट हमारा था, हमें और ऑडिट का काम करवाना है किसी से, तो हमें इवेल्युएट करना होगा कि एस्टिमेट ऑडिटर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वहाँ पे, इनपुट डाटा दो उनको, क्लीन रिपोर्ट लो, उनके ऊपर ब्लेम गेम ना खेलो। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल हमारे ऊपर रहेगी, वो चाहे वो कुछ भी कर दे, तो वो डेटा लीक ना करे हो, इंडिपेंडेंट हो, वो सारी चीजें ऑडिटर को इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अब यहाँ पे ना हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे होंगे कि ओपिनियन क्या देना है, और रिपोर्ट को कैसे ड्राफ्ट करना है, हमें ड्राफ्ट से रिलेटेड प्रोसीजर यहाँ पे रहेंगे। ओपिनियन क्या देना है वो हम आगे देखेंगे, जैसे ऐसे 5705 में कि मॉडिफाई करना है नहीं करना, क्वालिफाइड देना है, एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है। और इसके बेसिस का क्या होता है कि कि वेदर वो परवेसिव है कि नहीं। तो उस पार्ट पे रहेगा मैनेजमेंट का फोकस, कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है कि नहीं है, कि कैसे गोइंग कंसर्न इशू है, तो ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर पूछेगा, ओपिनियन पूछेगा आपसे ड्राफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कैम से रिलेटेड, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी आपको कोई को दिखे कि कोई या हायर रिस्क है वहाँ पे, या टीसीडब्ल्यू को कोई कम्युनिकेट करना है मैटर, जो हमें बताना है कि वो इतना की मैटर है वहाँ फाइनेंशियल के अंदर जो डिस्क्लोज है, तो वो हमें की मैटर के अंदर डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट आएगा ईओएम की एम्फेसिस ऑन मैटर, हमें कोई मैटर जो ऑलरेडी फाइनेंशियल के अंदर डिस्क्लोज है, यूजर के अंडरस्टैंडिंग के में हमें ऑडिट रिपोर्ट में भी उसको देना है। तो ईओएम वी हैव टू गिव अदर मैटर, हमें कैसे देना है वहाँ पे, अगर कोई प्रायर पीरियड में कुछ गलती थी, या हमने कोई और ऑडिटर यूज किया है, या अनऑडिटेड थे, इस बार कुछ भी आया है, तो वहाँ पे ईओएम देना, ओएम देना, या केएम देना, वो थोड़ी इवेल्युएशन अगर है तो ऐसे 706 में आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पे। नेक्स्ट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, आपको पिछले साल की कोई इन्फॉर्मेशन थी उसको आपको टेस्ट करना है, उससे रिलेटेड अगर कुछ आप ओपिनियन इशू कर रहे हो, ईच पीरियड हमें प्रेजेंट करना है कि हम किस पे रिपोर्ट इशू करते हैं, कोई पॉलिसी चेंज हुई है लास्ट ईयर पे, अगर कुछ इंपैक्ट आ रहा है, तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का ऐसे 710 स्टैंडर्ड ट्रिगर होगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिट से रिलेटेड जैसे हमने कंप्लीट कर ली, अब ऑडिट रिपोर्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी जहां जहां जगह जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस कहीं भी आ रहा हो अमाउंट का, दैट इज अदर इन्फॉर्मेशन, तो हमें वहां टेस्ट करनी चाहिए। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट 100 करोड़ का करे, बोर्ड रिपोर्ट कह रही है 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वी नीड टू टेस्ट द बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो, क्यों, और बताएंगे कि ऐसे बोर्ड वो गलत कह रही है नंबर, या इवेल्युएट करो कि वो उन्होंने प्रॉफिट नंबर कैसे इवेल्युएट किया, ऐसे डायरेक्टली प्रॉफिट करना, बट उनका एबिटा वो कैलकुलेशन आपकी आपने कैसे किया है, तो वो चीजें इवेल्युएशन हो सकती है। और उनको क्लियरली बताओ कि दैट इज एबिटा और व्हाट दैट प्रॉफिट इज, या कुछ गलती हो रही है वहां पे, आइडेंटिफाई करो वहां पे टीसीडब्ल्यू की कोई इनकंसिस्टेंसी थी। अदर इन्फॉर्मेशन को हमें टेस्ट करना होगा, लाइक एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, कुछ ऐसी चीज अगर कुछ आपको दिखे ना कि एनुअल रिपोर्ट दिख रही है, बोर्ड रिपोर्ट, उसको टेस्ट करने से रिलेटेड, तो ऐसे 7 टू 20 विल, 720 विल बी एप्लीकेबल।
नेक्स्ट इज कि अगर कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी से भी आरबीआई की कोई या किसी चीज़ की गाइडलाइंस आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको ऑडिट करना वहाँ पे। उसमें स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के अगेंस्ट प्रिपेयर हो, लोन के रिलेटेड बैंक को हमें सबमिट करना है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो हमें उसमें क्या क्या टेस्ट करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, वो चीज़ें। हम मतलब इसमें ना मेन फोकस करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और के बेस पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे। मेन मेन आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम कोई और फ्रेमवर्क होगा कि किसी और के लिए कर रहे हैं, नॉट हम स्टेक होल्डर शेयर होल्डर के लिए डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी और की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल पर्पस स्पेशली बना रहे हैं हम, तो वहाँ ऐसे 800 विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट। हम ना कोई पूरी बैलेंस शीट पूरी टेस्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर खाली बैलेंस शीट टेस्ट कर रहे, पीएनएल टेस्ट नहीं कर रहे। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया हम कोई चीज टेस्ट हमें असाइन करने के लिए बोला कि आप इसको डिटेल में टेस्ट कर दो, आपका अपना ओपिनियन बताओ, मेटलिटी आप सेट करो चाहे उसके जो भी है, हमें को उसे एरियाज या उससे रिलेटेड आप चाहे प्रोविजन प्रेजेंटेशन सारे डिस्क्लोजर स्कोप आप जो भी है वो ध्यान रखो। बट मैं कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पे मैं आपको टेस्टिंग करवाऊंगा, पूरी चीज पे कभी नहीं करवाऊंगा। तो इन दैट सिनेरियो ऐसे 805 विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट 810 के अंदर क्या होगा कि रिपोर्ट हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कर रहे होंगे, कि हम क्या एनुअल रिपोर्ट अगर कुछ ऐसी कोई छोटी सी चीज है जहाँ समरी वगैरह इन्वॉल्व है, तो ऐसे हमें जहाँ रिपोर्ट करना है वहाँ पे समराइज फॉर्म है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे ऐसे 810 की हमें कंप्लायंस ध्यान रखनी है वहाँ पे। क्यों मेन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और गया है मैंने एफएस के अंदर, या वहाँ पे उसकी समराइज हम कैसे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एडवर्स देना, डिस्क्लेमर, वो सारी चीजें, तो ऐसे 810 के लिए अप्लाई होगा कि जो हमने समरी दे रहे हैं अपने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वेदर दैट इज अप्रोप्रिएट और करेक्ट और नॉट, मतलब कि वो सारी चीजें इवेलुएट करना। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिशन नॉट द ऑडिटर। मतलब कि हम कोई रिव्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लाइंट आस्क फॉर रिव्यू, उसने बोला है ऑडिट के लिए नहीं, रिव्यू करने के लिए। हम ऑडिटर नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, एश्योरेंस हम लेवल कैसे देंगे, इंक्वायरी हम प्रोसीजर्स कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें कि एंगेज हमें रिव्यू किया है कि हम पुराने फाइनेंशियल्स आप देखो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल पुराने। Next is review of interim financial information provided by the independent audit perform information performed by the independent auditor। कि हम यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, हम तो इंटरिम रिपोर्टिंग क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, सेबी के लिए, तो उसके लिए कुछ भी हो, हम लिस्टेड एंटिटीज का मोस्टली आपको लिस्टेड एंटिटी का दिखेगा, हम क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको इंटरिम फाइनेंशियल में क्या क्या चाहिए, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट दिखी है, गोइंग कंसर्न, रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका कैसे होना चाहिए, रेगुलेशन प्रिस्क्राइब, प्रीडिसेसर फर्स्ट टाइम ऑडिटर थे। तो आपको एक बार ना अगर कोई इंटरिम से रिलेटेड है, एस आर ई, यू गो टू SRE 2410, इंटरिम से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिख रहा है क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। हम फ्यूचर के बेस पे फ्यूचर को हम थोड़ा करेंगे, उस पर तो हम साइन नहीं कर सकते फ्यूचर वाली फोरकास्ट, मतलब कि आपको देखना है कि वेदर उस पर कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, अगर बहुत ज्यादा जजमेंट है तो वी डोंट साइन ऑन दैट रिपोर्ट। कि वो सारी चीजें हम फ्यूचर वाले रिलेटेड कोई भी एस्टिमेट पे बेस पे या कोई भी रिपोर्ट पे हम ऑडिटर से हेल्प ले रहे हैं वहाँ पे, उसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स करवा रहे हैं वहाँ पे। प्रोस्पेक्टिव ये ध्यान रखना है, इसमें फ्यूचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि क्लाइंट सर्विस पेरोल इसमें बाहर का रख रहा है वहाँ पे, यूज द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का है। तो आप ऐसे इसके अंदर भी एक बार लुक ऑन करो कि आप एश्योरेंस रिपोर्ट के लिए दे रहे हो वहाँ पे ऑन कंट्रोल्स, अगर हम कोई एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं कंट्रोल से रिलेटेड, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो हमें वो इवेल्युएट करना है वेदर एज एन ऑडिटर हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, इवेल्युएशन करना, कार्व आउट इंक्लूसिव क्या लेना नहीं लेना। तो वो सारी चीजें SS 3402 में रहेंगी। नेक्स्ट इज की परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अभी ड्राफ्ट कि हम किसी ना लिस्टिंग के लिए आईपीओ कुछ आ रहा है तो उसके लिए हम ना ड्राफ्ट ऐसे फाइनेंशियल्स बना रहे हैं वहाँ पे, कि जो हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। एक प्रोफोमा फाइनेंशियल होते हैं कि स्पेसिफिक टिल डेट तक के, जैसे 5 जनवरी तक के, 5 जनवरी तक के होंगे तो दैट इज प्रोफोमा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होंगे कि मेडिकल जब भी कोई एक्विजिशन हो रहा है कुछ भी हो रहा है किसी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ सकता है, तो अगर उस चीज़ के लिए तो दैट इज प्रोफोमा, और उसके लिए ऐसे 3420 एप्लीकेबल होगा। तो वो ध्यान रखना कि अगर हम कोई ऐसे पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवा रहे हैं किसी बीच की तारीख पे, किसी की रिक्वायरमेंट पे, तो वो चीजें। अगर हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहे हैं तो एक ऊपर जो भी हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था ना, तो वो भी एप्लीकेबल, मतलब आपको देखना है कि वो एप्लीकेबल तो नहीं है कि ऐसे 805 कि हम 805 में तो हम समरी करते हैं और ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और फ्रेमवर्क में बना रहे हैं, वहाँ पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे और वो ईयर एंड या अपने स्पेशल उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो भी हमने ऐसे 3420 SRE देखा वहाँ पे, SAE 3420, तो वहाँ हमें क्या देखा कि हम कोई प्रोस्पेक्टस के अंदर या प्रोफोमा फाइनेंशियल बना रहे हैं कि फ्यूचर एक पर्टिकुलर डेट पे या कोई एक रीजन होगा वहां पे,
तो वो चीज। नेक्स्ट इज एग्रीड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कि हम कोई पर्टिकुलर एक चीज ऑडिट कर रहे हैं या कोई एक टास्क कर रहे हैं, तो हमारा टास्क है कि उसको क्या क्या हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो वी नीड टू एग्री विद द क्लाइंट कि हम खाली ये चीजें परफॉर्म करेंगे, और जीरो एश्योरेंस होगी एक तरीके से ये, कि हम खाली एक लिमिटेड एश्योरेंस मतलब वो दे रहे हैं वहाँ पे उस पर, कि उससे ज्यादा 100% सारे एरियाज पे नहीं दे रहे हम। आप जितना मेरे को फैक्ट दोगे मैं उसके बेसिस पे ऑडिट करके आपको उतना बताऊंगा वहाँ पे। हम इसमें ना पर्टिकुलर कोई ये भी ऑब्टेन करेगा कि क्लाइंट कौन कर रहा है, कि कोई गलती आइडेंटिफाई कुछ आपको हुई, इंडिपेंडेंस इंश्योरेंस कुछ ब्रीच हुआ, कोई एरिया से रिलेटेड, आपको एरिया की ऑडिट मिलेगी इसमें भी। इसमें एग्रीड, और उसमें आपको सिलेक्टेड प्रोसीजर्स करना है क्लाइंट से एग्री करके। नेक्स्ट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कि आपको कि कंपाइल कर मतलब कि करना कि दूसरे एंगेजमेंट मतलब कि यू आर एन अकाउंटेंट नॉट द ऑडिटर, असेंबल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ यू आर सी द डोंट कंपाइल इट। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कंपाइल कर दो, आपको एथिकल देखो कि एथिकल हो या नहीं हो। डिजिटल ऑडिट से डी आईटी इन्वायरमेंट, मतलब ये थोड़े चैप्टर बेस्ड हो गए कि मतलब मेनली स्टैंडर्ड्स के लिए आई मोर लुकिंग, और बी आर एस आर प्रिंसिपल्स यू कैन लुक ऑन, एक बार आपको रीड देना हो तो यू कैन रीड। बस स्टैंडर्ड्स के लिए मेरा मोर क्वेश्चन था। सो फाइनल, दिस इज फाइनल थिंग फ्रॉम January 26 अटेम्प्ट, सो ऑल द बेस्ट फॉर IBS एग्जाम। थैंक्स।